हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ध्यान दे, सिंगल फेज नो डाउट पता चल रहा है। इंडक्शन हमेशा उसी में होगा जिसमें एसी सप्लाई होगा, कभी भी डीसी में इंडक्शन नहीं होता। इंडक्शन हमेशा एसी में ही होता है, चाहे 3 फेज इंडक्शन वो भी एसी है, सिंगल फेज इंडक्शन ये भी एसी है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंडक्शन, एसी अप्लाई होता है। तो इंडक्शन हमेशा एसी में होता है, डीसी में कभी नहीं हो सकता। तो इंडक्शन जब भी होता है तो कई बार आपसे पूछ देता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसा है जी? एसी मशीन है। कौन सा मशीन है? एसी मशीन है। नेक्स्ट इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मशीन कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। ये मशीन कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो क्या इसको हाथ से घुमाना पड़ता है क्या? जी नहीं, होता है सेल्फ स्टार्ट ही, पर एक वाइंडिंग के थ्रू कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसमें डबल वाइंडिंग की जरूरत होती है, अलग से कैपेसिटर का यूज होता है ना। तो ये सब चीजें होती है। तो सबसे पहले आपसे कोई डिस्कस करता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, तो आपके बोर्ड पे देखिए, जो डिस्प्ले पे आप अभी देख रहे हो, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है या फिर ये जो होते हैं। सबसे पहले इसके अबाउट अगर बोले तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में, कमर्शियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होने वाला मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आपके घरों में जो सीलिंग फैन लगा हुआ वो भी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो यहां से मेरा मेन टारगेट है, जब भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात हो गई, ध्यान रहे हमारा टारगेट होता है किसी चीज के बारे में जानना, अबाउट, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट उसके वर्किंग, एप्लीकेशंस और उसके डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, हम इसको हमेशा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर ये डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मशीन है। ये एक एसी मशीन है सिंगल फेज का, क्लियर ना। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ये इसके अबाउट हैं। इंडक्शन जैसे बात किया है तो यानी एसी पे ही चलेगा ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन बात। ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें, यहां पे कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखकर जब भी बात की जाती है, ये मशीन 2 वाइंडिंग को कवर करता है हमेशा। देखिए, एक वाइंडिंग यहां, दूसरा वाइंडिंग यहां। इसमें एक होते हैं मेन वाइंडिंग, क्यों होता है मेन वाइंडिंग, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्यों होता है, किस लिए होता है, दूसरा वीडियो में बताऊंगा। यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता देता हूं कि जितना क्यों हो रहा है, यहां पे बस ये बताता हूं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके कंस्ट्रक्शन होते हैं, इतना से आपको काम चल जाता है। इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं पूछा था। लेकिन जिसको ये भी जानना है कि क्यों 2 वाइंडिंग होते हैं, एक वाइंडिंग में क्या होता है, 2 वाइंडिंग में क्या हो जाते हैं, तो इसके नेक्स्ट आने वाला वीडियो, दूसरा वीडियो में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि क्यों होता है, एक वाइंडिंग में क्या हो जाता है, 2 वाइंडिंग से क्या होता है, रोटेटिंग टॉर्क कैसे डेवलप होता है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पे जितने आपकी यूज है एजे में, उस चीज को कवर कर लेता हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यों जानना है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए मैं यहां पे बात कर देता हूं पहले कंस्ट्रक्शनल। देखिए ये कंस्ट्रक्शन वाइज कैसा होता है, इसमें भी मेन 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर होता है रुका हुआ पार्ट, ये देखिए मशीन का रुका हुआ पार्ट, और ये है रोटर, ये है रोटर। ये एक है स्टेटर, एक है स्टेटर और दूसरा है रोटर। ध्यान रहे, स्टेटर और रोटर की बात करें। इस मशीन में देखिए, जो आप देखते हो घरों में, ऊपर में कैपेसिटर लगा होता है और ये चारों तरफ से इसका बाहरी सराउंडिंग बॉडी होता है, बॉडी। उसके बाद अगर बात की जाए, ये उसके कॉइल होते हैं ना। इस कॉइल में 2 कॉइल होते हैं, इसके अंदर 2 कॉइल होते हैं। एक कहलाता है मेन वाइंडिंग, मेन फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा कहता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसके अंदर रोटर होते हैं, रोटर ही घूमता है, यही घूमता है तो आपको मोटर का आउटपुट मिलता है। यानी आप सप्लाई देते हो और यहां पे रोटेशन होता है, दिस इज मोटर। अब कहोगे कि सर इसमें भी 2 वायर हैं, इसके भी 2 वायर हैं और इसमें भी 2 वायर हैं। देखिएगा क्या होगा, आपके कैपेसिटर से 2 वायर निकलेंगे। एक अगर मेन वाइंडिंग है तो यहां से भी 2 वायर निकलेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो यहां से भी 2 वायर निकलेंगे। इसके कैसे कनेक्शन होंगे, कौन कितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये सब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, ठीक है ना। वहां पे हम एक एक चीज को वहां बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहीं तक
सीमित होता है। अब देखिए एक पार्ट स्टेटर और दूसरा पार्ट रोटर, दूसरा पार्ट है रोटर। अभी अभी हमने डीसी मशीन पढ़ा है, वहां पे आर्मेचर जो था वो रोटर पे था। यहां पे बात कर रहा हूं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो स्टेटर पार्ट में दोनों वाइंडिंग होते हैं। स्टेटर पार्ट जो रुका हुआ भाग होता है उसी में क्या होते हैं, दोनों वाइंडिंग होते हैं। मैं एनिमेशन से भी बता दूंगा आपको। और यहां देखिए जो रोटर होता है, इसका रोटर कैसा है, रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती। इसकी रोटर पे अगर देखेंगे तो वाइंडिंग नहीं होती। इसका रोटर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए कैसा होता है, ये देखिए एक सॉलिड कंडक्टर जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है वो इंसर्ट किए जाते हैं और रिंग से सॉर्टेड होते हैं। क्या सा होते हैं, रिंग से सॉर्टेड, एक प्लेट से, ताकि सब एक दूसरे से सॉर्टेड हो। सॉर्टेड दोनों साइड से यही चीज होता है। यानी अगर इसके रोटर को देखोगे तो ये पिंजरा टाइप का दिखेगा आपको। ये रोटर देखिए, ये कंडक्टर, रोटर का कंडक्टर है, ये रोटर का कंडक्टर है और ये शाफ्ट है। अगर ये घूमेगा, इसको सॉर्टेड कर दिया जाता है। यहां से भी, यहां से क्या होते हैं, ये सारे रिंग सॉर्टेड होते हैं और इसका शाफ्ट घूमेगा तो आपको मोटर का आउटपुट मिलेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो हमारा स्टेटर, दूसरा है रोटर। एक स्टेटर, दूसरा रोटर। रोटर पे सिर्फ और सिर्फ कैसा कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर, कॉपर बार्स। ये है सॉलिड कॉपर बार, सॉलिड कॉपर बार होता है, ठीक है ना। मोटे, थिकनेस ज्यादा, क्यों क्या होता है वो सब चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। लेकिन सेकेंड वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। नेक्स्ट अगर ये चीजें होती हैं, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, वर्क पहले तो कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन में एक रोटर है, एक स्टेटर है। अब यहां पे देखना है स्टेटर पार्ट में जो होते हैं दो वाइंडिंग होते हैं। स्टेटर पार्ट में क्या होते हैं, दो वाइंडिंग होते हैं। कौन कौन सा, एक कहलाता है आपका मेन वाइंडिंग, ये रहा आपका मेन वाइंडिंग, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये चीजों का ध्यान रहे। अब इसमें ये तो हो गए कंस्ट्रक्शनल पार्ट में स्टेटर रोटर, फिर से बता देता हूं, स्टेटर रोटर। स्टेटर पे दो वाइंडिंग होते हैं, एक मेन वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्यों दोनों वाइंडिंग किए जाते हैं, सेकेंड वीडियो में जवाब आपको मिल जाएगा। यहां बस ये बता रहा हूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, ठीक है ना। अगर किसी को क्यों जानकारी चाहिए तो दूसरा वीडियो देख सकते हो। बाकी एग्जाम में इतना क्यों क्या है किस लिए नहीं पूछता, है ना। इस चीज के लिए मैं इसीलिए यहां पे कर रहा हूं कि कैसे वर्क करता है। अब समझिए, ये सॉलिड बार रखे जाते हैं, क्या इसका काम होता है सॉलिड बार रखने से, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए कहता है अब इस मोटर में क्या देना है जी, सप्लाई ही तो देते हैं। अपन कोई भी मोटर चलाएंगे तो क्या देंगे, सप्लाई। लेकिन एसी मशीन में सप्लाई क्या देंगे, अल्टरनेटिंग नेचर का। अब देखिए यहां पे जब सप्लाई देते हो, इसके दो बार देखिए, ये जो है ये और ये एक ही वाइंडिंग है। ये जो ये है कैसा है, एक ही वाइंडिंग। इसका कनेक्शन जो होते हैं, क्योंकि वाइंडिंग जब आप देखोगे तो यहां से कंडक्टर जाएगा, फिर यहां से निकलेगा, तो इसके वायर को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता है। जब निकलता है तो निकलता है ऐसे कनेक्शन ऐसे होता है, ठीक है ना। फिर दूसरे वाइंडिंग का कनेक्शन ऐसे, दूसरे वाइंडिंग का कनेक्शन इस तरीके से। तो एक वाइंडिंग ये है, दूसरा ये, चार नहीं समझना है, ये दो ही वाइंडिंग है जिसको पार्शली हमने ऐसे किया है। एक यहां से गया है तो कंडक्टर, दूसरा निकला यहां से, एक यहां से गया तो दूसरा यहां से निकला, है ना। इस तरीके से होते हैं। और वायर तो बीच से निकाल नहीं सकते, तो वायर को ऐसे टेढ़ा करके ले जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझना। तो दो ही वाइंडिंग है, एक मेन फील्ड वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या होता है जब दो वाइंडिंग में, अब इस तरीके से कंपोनेंट को तोड़ते हैं वायर में कैपेसिटर के अरेंजमेंट से, कि एक करंट यहां पे जाता है मेन फील्ड वाइंडिंग में और दूसरा करंट क्या होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। एक करंट जाता है इसमें और दूसरा करंट जाता है इसमें। इनके कारण क्या होता है समझिएगा, यहां पे ये कैसे वर्क करता है। अब समझिए इसके वर्किंग कैसे वर्क करता है, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या होता है जब दोनों वाइंडिंग में करंट जाता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा जी, फ्लक्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स। तो कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स है तो φm प्रोड्यूस करेगा। ये है आर्मेचर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, F ऑक्सिलरी, है ना। जब दो वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और 90 डिग्री के एंगल पे लगभग अरेंज होता है, या दोनों के बीच करंट के फेज का गैप लगभग 90 डिग्री और थोड़ा कम भी हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से समझिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, आज तक नाम नहीं सुने थे, आज क्या आ गया ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब है घूमता हुआ फ्लक्स। कैसा है जी, घूमता हुआ फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया फायर।
समझिए क्या होता है, एक चुंबक अगर रख दिया यहाँ N पोल और S पोल, तो ये कैसा हुआ, स्टेशनरी फ्लक्स हमेशा जा रहा है, एकदम नियत है, क्या मोशन है, क्या इसमें नहीं है। लेकिन इसी को अगर ऊपर नीचे N को करूं तो क्या हुआ, मोशन आ जाएगा, उसके लाइन में क्या हो जाएगा, मोशन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जब दो वाइंडिंग को 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है तो इसमें और दो अलग अलग फेज प्रोड्यूस करा के इससे एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, इससे एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसी को बोल रहा हूं φR, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हुआ, मतलब कि एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता हुआ फ्लक्स आपको मिल गया, एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता हुआ फ्लक्स मिल गया। ये घूमेगा कैसे, तो समझिए, इमेजिनरी पोल बनाता है। ये कैसा पोल बनाता है, इमेजिनरी। कैसा, इमेजिनरी, समझिएगा। अब समझा रहा हूं एक एक चीज को। इमेजिनरी पोल कैसे बनाएगा, इमेजिनरी पोल कैसे बनाएगा, समझिएगा। ये क्या करता है, अगर जब आपने ये बनाया तो ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन यहाँ N है तो यहाँ क्या है, S है। फिर क्या करेगा, यहाँ देखिए, फिर तुरंत ये घूमता हुआ, यहाँ N है तो यहाँ S है। फिर ये देखिए, यहाँ N है तो यहाँ S है। फिर समझिएगा एकदम बारीकी से, यहाँ N है तो यहाँ S है। ये आपको दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक मैग्नेट क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। मैग्नेट क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। अगर मैग्नेट लगातार घूमेगा और उसके सामने भी यहाँ दो चार कंडक्टर रख दूं तो कंडक्टर को नहीं कट करेगा क्या। अगर इसके सामने कंडक्टर अगर रख दिया जाए, इसके बीच घुसा दूं कंडक्टर, तो कंडक्टर को भी क्या करेगा, कट करेगा। कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। अब समझो, ये कंडक्टर था रुका हुआ, और इसको जब दो अपने वाइंडिंग में एक करंट दे दिया तो ये क्या किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने से इसके कंडक्टर को कट किया। किसके कंडक्टर को कट करेंगे जी, वहां पे कंडक्टर रहेगा नहीं, रोटर का कंडक्टर होगा। किसका कंडक्टर होगा, रोटर। यानी इसी रोटर को कहां रखेंगे, यहां पर। इसी रोटर को कहां रखेंगे जी, इस रोटर को यहां पर। और इसके कंडक्टर को अगर कट करेगा तो उस कंडक्टर में क्या डेवलप होगा, EMF। क्या डेवलप होगा, EMF। क्लियर। तो यही चीज होता है, समझिएगा। एक घूमता हुआ, यहां समझना आपको, घूमता हुआ इमेजिनरी पोल, N पोल S पोल, यहां बात करें तो यहां N पोल S पोल। तो घूमता हुआ एक फ्लक्स क्या होता है, रोटेट करता है, यहां पे घूमता हुआ फ्लक्स। और घूमेगा तो इसके कंडक्टर में जो बैठा हुआ है, मोटे मोटे कंडक्टर, उसको क्या किया, कट किया। जैसे ही कट करेगा डेवलप होगा क्या, EMF। क्या होगा जी, डेवलप, EMF। डेवलप हो गया EMF। अब समझिए एक एक चीज को बारीकी से। अगर डेवलप हो गया EMF, अगर डेवलप हो गया EMF, देखिए, अगर डेवलप हो गया EMF, तो ऐसे ये लगातार फील्ड घूम रहा है और इसको कट कर रहा है, EMF डेवलप हुआ। अब सोचिए, EMF डेवलप हुआ तो EMF तब डेवलप होगा जब उसको कट किया। लेकिन अगर इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इसको क्या किया जी, शॉर्ट किया है। शॉर्ट किया है तो इसका मतलब आपके रोटर के कंडक्टर में, आपके रोटर के कंडक्टर में, रोटर का जो कंडक्टर था, अभी हमने तुरंत बनाया था, है ना। आपका जो रोटर का कंडक्टर था, ये वाला रोटर का कंडक्टर जो था, समझिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब जो है, उसमें ये जब ऊपर से भी शॉर्ट कर दिया और नीचे से भी शॉर्ट किया हुआ है, दोनों तरफ से क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। जब दोनों तरफ से शॉर्ट किया हुआ है तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा जी, करंट। कंडक्टर में क्या करेगा, करंट, सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। अगर शॉर्ट होगा तो हैवी मात्रा में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। क्या प्रोड्यूस होगा जी, करंट। हैवी मात्रा में क्या होगा, करंट। चूंकि शॉर्टेड है और हैवी मात्रा में जब करंट प्रोड्यूस होगा, अगर इसके रोटर के शाफ्ट को एकदम किसी लोहे से फिक्स कर दिया जाए, किसी लोहे से फिक्स कर दिया जाए, तो इसमें इतना अमाउंट प्रोड्यूस होगा करंट, इतना कि ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका वाइंडिंग क्या होगा, बर्न आउट। क्या होगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि हैवी इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज और आपने रोक रखा है, तो क्या इंड्यूस्ड होगा, ये क्या करेगा, हैवी करंट स्ट्राइक करेगा अपने वाइंडिंग पे, वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। तो हम इसको रोक के रखने के लिए बनाए हैं क्या, नहीं। किस चीज को करने के लिए, इसको घुमाना है, इसके शाफ्ट को क्या करना है जी, रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब रोटेशन कैसे दे देगा, अभी तो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, ये रोटेशन कैसे देगा, समझिएगा।
समझिएगा क्या होता है, एकदम बारीकी से समझना है चीज़ों को। समझिएगा अभी ये रोटेशन, अभी आप बोल रहे हो कि रोटर पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो ये घूमेगा कैसे, समझिएगा। रोटेशन जब प्रोड्यूस होता है यहाँ पे एकदम बारीकी से समझना है, जब इसको कट किया इस पे डेवलप हुआ ईएमएफ, ईएमएफ से हमने देखा शॉर्टेड है तो करंट भी प्रोड्यूस हो गया। कहीं पर करंट जहां पे प्रोड्यूस होता है, जहां पे करंट प्रोड्यूस होता है वहां करंट हमेशा उसी का विरोध करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है। ध्यान से रखिए, समझिएगा। करंट जहां प्रोड्यूस होता है वो जिसके कारण प्रोड्यूस होता है वो उसका विरोध करता है, समझिएगा। यहां पे जो एक फील्ड लगातार रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, फील्ड लगातार रोटेट कर रहा है। मान लो वो तो फ्लक्स है ना जी, फ्लक्स है, लगातार रोटेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, समझिएगा। ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, मान लो मैंने कहा ये फील्ड जो है ns स्पीड से रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से, लगातार ns स्पीड से। अब रोटर बेचारा रुका था और ये ns स्पीड से घूम रहा था, तभी तो इस पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, इस कंडक्टर पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो ये अपने करंट को जीरो कब करेगा, जब रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। जब क्या होगा, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। तो ये कहता है हम अपना करंट कम करेंगे। तो करंट कैसे कम करेंगे, इसका शाफ्ट रहता है फ्री, इसका शाफ्ट क्या रहता है, फ्री दोनों साइड से। तो ये क्या करता है, अपने करंट को कम करने के लिए, अपने करंट को जीरो करने के लिए ये भी कौन, रोटर भी घूमना शुरू कर देता है, एनआर। रोटर किस स्पीड से घूमना शुरू कर देता है जी, एनआर। क्यों, क्योंकि ये अगर इसी के साथ गति में ये भी घूमना शुरू कर देगा तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा जीरो। और रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा नहीं, और कोई करंट सर्कुलेट होगा नहीं। इसी को फॉलो करने लगता है। क्या करने लगता है जी, अपने करंट को कम करने के लिए आपका जो रोटर है, ध्यान रखें यहां पर, आपका जो रोटर है वो आपके फील्ड को एनएस को फॉलो करने लगता है एनआर। एनएस को फॉलो करने लगता है एनआर, यानी आप एनएस किसको बोल रहे हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या वो कोई घूमने वाला पार्ट है, कोई फिजिकल पार्ट है, जी नहीं, वो तो फ्लक्स है जो घूम रहा है। तो एनएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आया। और एक एनआर, एनआर तो फिजिकल पार्ट है किसका, रोटर, रोटर घूम रहा है। तो हमेशा ध्यान रहे, एक तो फील्ड हो गया ये कौन सा, सिंक्रोनस फील्ड हम कहें या सिंक्रोनस स्पीड एनएस से जो चल रहा है, यहां पे ध्यान रहे क्या है, एनएस स्पीड से, और एनआर उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब ये घूमेगा तो आपका मोटर तो बन गया, मोटर तो बन गया, मोशन ही तो चाहिए था, मैकेनिकल चीज चाहिए था। अब समझिएगा ये कब चलेगा, क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो इस पे कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, तो ये क्या करेगा, कहेगा हम क्यों घूम रहे हैं, हम तो रुकेंगे। और जैसे ही रुकना चाहेगा आपका ये तो लगातार घूम रहा है, कौन, फील्ड, फील्ड तो क्या कर रहा है, लगातार एनएस स्पीड से घूम रहा है, कौन जी, फ्लक्स, कौन, ये फ्लक्स, ये जो मैग्नेट बना ये लगातार एनएस स्पीड से घूम रहा है। तो घूम रहा है और वो भी उसी के बराबर अगर हो जाए रोटर भी, तो रिलेटिव मोशन जीरो, तो पिछड़ेगा, ये क्या करेगा, पिछड़ेगा। जैसे ही पिछड़ेगा, एनएस उसको लगातार स्पीड से कट कर रहा है, तो क्या होगा, फिर ये कभी पिछड़ेगा नहीं, वो उसी को फॉलो करेगा, जस्ट पीछे रहेगा। क्या करेगा जी, जस्ट पीछे रहेगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जस्ट पीछे रहेगा कौन, रोटर। तो क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, जब एनएस स्पीड से कौन चल रहा है, फील्ड, कौन चल रहा है जी, फील्ड, जिसको क्या बोला हूं मैंने, रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एनएस स्पीड से चल रहा है, उसी के पीछे पीछे रोटर बेचारा हमेशा एनआर स्पीड से घूमता है। कभी बराबर नहीं होता, बराबर होता है तो वोल्टेज जीरो, रोटर पिछड़ता है, लेकिन एनएस अपनी गति से लगातार चल रहा होता है, तो रोटर भी उसको लगातार क्या करता है, फॉलो करता है। रोटर क्यों फॉलो किया, क्योंकि रोटर चाहता है मेरा करंट कम से कम हो, रोटर चाहता है हमारा करंट कम से कम हो, और उसके करंट को कम होने के लिए हमने शाफ्ट को क्या कर छोड़ दिया है, फ्री। वो क्या करता है, आराम से घूम लेता है। वही अगर शाफ्ट को ब्लॉक कर दोगे, इसी को बोला जाता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। जैसे शाफ्ट को ब्लॉक कर दोगे ना, इसका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। कई बार आप देखना, अपने पंखे के रोटर को रोक देना और सप्लाई दे देना, वाइंडिंग जल जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि रोटर बेचारा क्या हुआ, देखिए रोटर रुका हुआ है और उस पर हैवी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, शॉर्टेड है, और आपने रोक दिया सप्लाई देके, तो वाइंडिंग डैमेज होगा ना, किसका, रोटर का वाइंडिंग क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आगे सीखेंगे हम। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया, आपने एक चीज तो तय हो गया कि यहाँ से एक चीज और समझ लिया, क्या, एनएस
और एनआर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ से एनएस और एनआर। एनएस को भी लगता है ना सिंक्रोनस स्पीड, लगता है वो कुछ घूम रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनरी फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड है एनएस, वही जो घूमता है जो दिख नहीं रहा अपने को, उसी के स्पीड को बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड, उसी को स्पीड को बोला जाता है क्या, सिंक्रोनस स्पीड, उसी के स्पीड को क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस स्पीड। एनआर ये तो दिख रहा है रोटर की स्पीड है, एनआर क्या है जी, रोटर की स्पीड है, ये एनआर जो होता है वो क्या होता है, रोटर स्पीड, रोटर की स्पीड होती है। क्लियर है यहाँ पर तक? तो इसी कारण से क्या होता है, रोटेट होता है। डेवलप तो वही है ईएमएफ, क्योंकि उसको शॉर्ट कर देते हैं तो करंट सर्कुलेशन होता है, वो नहीं चाहता करंट उत्पन्न होना, उसी को अपोज करने के कारण बेचारा करंट कम करने के चक्कर में घूमना शुरू कर देता, अब ले घूम रहा है, अब वही तो चाहिए था आपका डिजायर। क्लियर है? तो यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक दो पॉइंट को समझिए। कई बार कहता है स्लिप स्पीड क्या होता है, आपसे पूछता है स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड क्या होता है, मतलब कितना स्पीड से पिछड़ रहा है। एनएस हमेशा अपने स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए एनएस जा रहा है 1200 आरपीएम से, 1200 आरपीएम से, एनआर जा रहा है 1150 आरपीएम से, एनआर जा रहा है 1150 और एनएस हमेशा एनएस ऊपर होगा। एक मोटर के लिए ध्यान रहे, एक मोटर के लिए हमेशा एनएस बड़ा होगा एनआर से, कभी भी एनआर एनएस से बड़ा नहीं हो सकता। ये सब भी चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे पीछे एनआर जा रहा है, एनआर कैसे आगे चला जाएगा। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर के बार पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे फॉल्टी कंडीशन होते हैं कि वो आगे बढ़ जाता है, तो वहां में जनरेटर मोटर बन जाता है, मोटर जनरेटर बनता है, वो अलग अलग कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे अपने को सीखना है कि अभी फिलहाल हमेशा एनएस ज्यादा होता है, एनआर क्या होता है, कम। हमेशा मोटर के लिए हमेशा क्या होगा, एक मोटर के कंडीशन के लिए ध्यान रहे, हमेशा फॉर मोटर के लिए हमेशा क्या होगा, एनएस बड़ा होगा किससे जी, एनआर से ही। दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, पीछे पीछे चलेगा रोटर, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब है हमने बोला स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड किसको बोलते हैं कि पिछड़ कितने से रहा है। देखिए स्लिप स्पीड कहता है एनएस को घटा दीजिए एनआर से, एनएस को घटा दीजिए एनआर से, दैट इज स्लिप स्पीड, दैट इज कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई बात नहीं, एनएस को घटा दीजिए एनआर से, दैट इज स्लिप स्पीड। ठीक है ना, स्लिप स्पीड, इस चीज का ध्यान रहे। और बात होती है इसमें स्लिप की, इसी में बात होती है स्लिप की। तो स्लिप क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू। कोई चीज होता है ना कि 100 में इतने के लिए, 10 में ये, 20 में, तो पर यूनिट में कितना, उसी को बोलते हैं स्लिप। देखिए स्लिप स्पीड के पर यूनिट वैल्यू को बोला जाता है स्लिप, स्लिप स्पीड के पर यूनिट वैल्यू को बोला जाता है स्लिप। इसका मतलब एनएस माइनस एनआर बाय एनएस से भागा दे दीजिए, भाई किससे भागा देना है, एनएस से, इसी को बोला जाता है स्लिप, इसी को बोला जाता है जिसको एस से डिनोट किया जाता है। तो याद रहे हमेशा, क्या हुआ, याद भी नहीं करना, मुझे तो लगता है आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। जो पिछड़ रहा है एनएस से पिछड़ रहा है एनआर, तो एनएस माइनस एनआर करेंगे तो स्लिप की स्पीड होगी, और स्लिप सिर्फ बोलेगा तो उसके पर यूनिट वैल्यू होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, दिस इज स्लिप। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। स्लिप को हमेशा एस से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपने मोटर किस तरीके से रन करता है ये चीज क्लियर रहा होगा। आपका जो कैपेसिटर होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा टाइप्स में। नेक्स्ट रही बात कि अब ये इसके फ्लक्स कैसे आगे पीछे चलते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें एक एक चीज बताऊंगा कि दूसरे वाइंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। एक वाइंडिंग में सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ध्यान रहे, ये एक ही वाइंडिंग अगर रखा जाए तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए हाथ से घुमाओगे तो ये घूमने लगेगा। तो ऐसा मोटर तो नहीं चाहिए अपने को जिसको हाथ से घुमाए। तो क्या होता है, दो वाइंडिंग रख देते हैं, तो जैसे ही अपन सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिक रन करने लगता है, तब इसको बोला जाता है। तब तो हो गया, तो दो वाइंडिंग देने से सेल्फ स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन एक वाइंडिंग से सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नोन एज नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। ठीक है ना, चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ चीजों को आपको एक्सप्रेशन के थ्रू बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अब कुछ मैथमेटिकल टर्म देखते हैं कि इसमें डेवलप टॉर्क जो होता है किसके रेशियो में होता है, किसके अनुपात में होता है, समझिएगा। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल फेज इंडक्शन
मोटर है, इसके अंदर कितने वाइंडिंग है जी, 2 वाइंडिंग है, एक है मेन फील्ड वाइंडिंग, दूसरा आपका ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या करता है, बस सपोर्ट के यूज करता है ताकि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि मेन फील्ड वाइंडिंग देने से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, वो रोटेशन नहीं होता, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैंग कर रहा होता मोटर, है ना। तो उसको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बोलते हैं, वहां पे आगे सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ हैंग कर रहा होता है। तो दूसरा वाइंडिंग देने से एक डायरेक्शन मिलता है, रोटेटिंग फील्ड का डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में अगर लगातार आपका फील्ड रोटेट करता है तो कट करता है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ रोटेशन मिल गया, तो 2 वाइंडिंग है। अब समझिए 2 अलग अलग वाइंडिंग है, कैपेसिटर के सहायता से हम फेज में लीड लैग करते हैं, करंट को 2 भागों में बांट दी, सप्लाई आने वाला तो वायर 2 ही है, सप्लाई आने वाले वायर 2 ही होंगे। इस तरीके से करंट देते हैं कि किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा, किसी में कम, किसी में इंडक्टेंस ज्यादा, ताकि एक करंट इसमें जाए और एक करंट इसमें जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, फेज डिफरेंस क्रिएट हो। समझिएगा क्या हो रहा है कि समझिएगा यहां से कि अगर एक करंट यहां पे जाने वाला हो IM, ये मेन फील्ड वाइंडिंग का है IM से, तो संयोग से मैक्सिमम वाला है ये क्या मैक्सिमम IM sin ओमेगा टी, और दूसरे वाले में क्या होगा IM sin ओमेगा टी माइनस 5। दूसरे वाले में मैंने ये ले लिया कि लीडिंग लैगिंग होगा ना जी, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर भी यूज होगा, तो दोनों में लीडिंग लैगिंग तो होगा। तो जब करंट भेजेंगे, मान लो एक में IM sin ओमेगा टी, तो दूसरे में कुछ फाई एंगल से क्या होगा, लैग कर रहा है, ये मानता हूं दूसरे वाइंडिंग में। तो उसके समानुपाती जब करंट जिस तरीके से चलता है, फ्लक्स उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए करंट जैसे चलता है फ्लक्स वैसे ही चलता है, तो करंट के लिए ये इक्वेशन बना, तो फ्लक्स के लिए क्या बनेगा, फाई फाई ये क्या है मेन, फ्लक्स मेन का क्या होगा, फाई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट इसकी बात करूं ऑक्सिलरी की, तो फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, फेज एंगल से लैग करना चाहिए। देखिए इसके लिए क्या होता है ये समझिएगा, पहले मैं एक्सप्रेशन ही लिख दूं। तो जो इस मोटर में डेवलप टॉर्क होता है, इस मोटर में जो डेवलप टॉर्क होता है जिसके कारण ये रोटर रोटेट करता है, तो डेवलप टॉर्क जो समानुपाती होता है फाई मेन इंटू फाई ऑक्सिलरी इंटू साइन थीटा, दिमाग बढ़े, इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहां से आ गया, यहां साइन फाई है, साइन फाई है इन दोनों के बीच का एंगल, और वही यहां पे दिखा रहा है फाई, यहां पे है, इसको थीटा ही कर देता हूं, यहां थीटा, क्योंकि फाई जैसे करूंगा आप समझो ये फेज एंगल है, करंट और वोल्टेज में एंगल नहीं, ये दोनों करंट के बीच का एंगल है, दोनों कितने करंट से एंगल से जा रहा है उसके बीच का एंगल है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं, समझिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा, यहां देखिए, एक मान लीजिए फ्लक्स ऐसा है, एक फ्लक्स ऐसा है, कौन सा, फाई एम, ये फाई मेन फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है फ्लक्स का कम ही हो, उसमें कम ही करंट जा रहा होता, कम फ्लक्स होगा। तो यहां पे देखिए दूसरा, मान लीजिए दूसरा फील्ड फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, तो फेज शिफ्ट तो सही रहेगा सबका। अब देखिए दूसरा लैग कर रहा है कितने से जी, थीटा से, यही देखिए ये थीटा है ना, ये दोनों में जितना एंगल ज्यादा होगा डेवलप टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। देखिए ये फाई मेन इंटू फाई ऑक्सिलरी, ये मैक्सिमम क्या है इसका, फाई एम, इसके लिए मैक्सिमम क्या है, फाई एम। अब समझिएगा ये है ग्राफ किसके लिए, फाई ऑक्सिलरी के लिए, और यह है कि इसके लिए, इन दोनों में कह रहा है, ध्यान रखें, इन दोनों में जितना ज्यादा एंगल होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। इक्वेशन क्या था, फाई मेन इंटू फाई ऑक्सिलरी इंटू साइन थीटा। इसका मतलब है दोनों वाइंडिंग में, इन दोनों वाइंडिंग में जितना फेज ज्यादा एंगल होगा, फेज एंगल मतलब दोनों का करंट में, ऐसा नहीं समझना फेज एंगल जैसे बोला तो वोल्टेज और करंट में समझ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे इन दोनों करंट में, यानी इन दोनों के फ्लक्स में, दोनों के करंट में फेज शिफ्ट होनी चाहिए। साइन में थीटा का मान जितना बढ़ेगा, ओवरऑल साइन थीटा का मान बढ़ेगा, वही है यहाँ थीटा का मान, इन दोनों के दोनों फ्लक्स के बीच एंगल जितना बढ़ेगा ओवरऑल साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ओवरऑल साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क बढ़ेगा, डेवलप टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। यही होता है कैपेसिटर का, इसके बीच यूज करते हैं। कैपेसिटर से क्या करते हैं, इस इंडक्टर और कुछ रेजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के मिक्सर से क्या करते हैं, दोनों के बीच लीडिंग लैगिंग करा देते हैं। एसी सर्किट
एसी सर्किट में हमने बताया कि किस तरीके से आरएल सर्किट, आरसी सर्किट होते हैं, तो यहां भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से लीडिंग लाइनिंग कराएंगे। लेकिन इसीलिए सर्किट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ाई शुरू करें, कभी भी सर्किट थ्योरी को बेशक बहुत अच्छे से कर लें। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं लिंक करते जा रहा हूं सब्जेक्ट को, इसलिए एसी एनालिसिस सर्किट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा ना, सब सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। और सर्किट थ्योरी इसलिए भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि एसएससी जे में सिर्फ सर्किट थ्योरी 30 से 35 नंबर का पूछता है, क्योंकि उसमें मैं बेसिक भी पढ़ा दिया हूं और पूरा सर्किट थ्योरी कवर करा दिया हूं, तो 35 नंबर भी आ रहे हैं और सबसे पहला करने के लिए वही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसके अंदर कैपेसिटर भी मिक्स करते हैं कि लीडिंग लैगिंग भैया ज्यादा हो। क्या हो? लीडिंग लैगिंग किसके बीच? वोल्टेज करंट के बीच नहीं, दोनों में करंट जो बट रहा है उनके बीच। करंट का गैप जितना होगा, ये जितना गैप ज्यादा देगा और ज्यादा गैप होगा, थीटा और बढ़ेगा, थीटा और बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क क्या करेगा? और बढ़ेगा। ये दोनों के बीच के बाद क्या होता है सुनिएगा, कैपेसिटर खराब हो जाता है। कैपेसिटर खराब होता है ना तो पंखा रुका रहता है। क्यों? क्योंकि फेज एंगल, ये देखिए इन दोनों के बीच जो थीटा का मान जितना कम हो जाएगा, ये थीटा कम तो साइन थीटा कम, अब बहुत कम साइन थीटा तो डेवलप टॉर्क होगा ही नहीं, तो रोटर मोटर आपका नहीं चलता। कई बार देखना, आपका अगर कंडेंसर खराब हो जाए यानी कैपेसिटर खराब हो जाता है पंखा में, तो मोटर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि लीड लैगिंग नहीं करा पाया, लीड लैग नहीं करा पाया तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो क्या करते हैं, हाथ से घुमा देते हैं। क्या करते हैं? हाथ से घुमा देते हैं तो वो स्पीड पकड़ लेता है, तब भी आपका कंडेंसर हो। तो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, दूसरा वीडियो आप देखना, मैं उसमें सब चीज एक्सप्लेन किया हूं, क्या कि अगर एक भी वाइंडिंग हो तो मोटर रोटेट कर सकता है, लेकिन वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो दूसरा वाइंडिंग करते हैं ताकि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीजें होती हैं। कैपेसिटर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक आप कर चुके होंगे कि किस तरीके से कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है। तो ये दोनों फ्लक्स में, यानी दोनों करंट में, और ऑक्सिलरी करंट और मेन फील्ड वाइंडिंग के करंट में क्या होना चाहिए? फेज एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेज एंगल होना चाहिए। ये मेन की आई एम जो है ये मेन है, और ये तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई एम, यहाँ आई एम तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जैसे फाइव मैक्स तो ये मैक्सिमम पिक के लिए यूज होता है ना। यहाँ का पिक कुछ और होगा, जैसे यहाँ का पिक कुछ और होगा, इसका पिक कुछ और होगा, यहाँ का पिक देखिए इतने हैं और इसका पिक कुछ इतना है ना। तो ये इसके लिए वर्ड यूज किया गया। तो आई होप कि डेवलप टॉर्क जो होता है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। यही एक्सप्रेशन आया था हमारा एनर्जी मीटर के अंदर। वहां भी टॉर्क इक्वेशन था, दो फ्लक्स इनटू दिस, वहां पे संट फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स, तो जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दोनों में जितना गैप होगा उतना ज्यादा मोटर के अंदर क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी वहां पे इंडक्शन मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस होता था ज्यादा, इंडक्शन के तो एनर्जी मीटर के अंदर। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसके अंदर वर्क होता है, क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर वर्क होता है। आपको ध्यान रखना है सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, स्लिप क्या होता है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे शुरू होता है जो 3 फेज इंडक्शन मशीन में वाइड रूप ले लेगा। ठीक है ना। वहां पे हमको बहुत अच्छे से जानना है। यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन में से तो आपको इसकी क्या करने हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस पता होना चाहिए कि किस टाइप में इससे एक कैपेसिटर का यूज होता है, किस में 2 कैपेसिटर का यूज होता है, किस में स्प्लिट टाइप होता है, कौन सा अपने छत पे लगा हुआ पंखा का टाइप होता है ना, किसके कैपेसिटर के सीरीज में कौन सा वाइंडिंग होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ज्यादा एनालिसिस के लिए आप दूसरे वीडियो को जरूर इसी के बाद वाला वीडियो देखना, जिससे आपको ज्यादा एनालिसिस हो जाएगा। ये मशीन ओवरऑल है, ये देखिए मशीन है, इसी को सप्लाई दिया गया, 2 अलग अलग वाइंडिंग है, इसके अंदर रोटर रहता है, ये रोटर लगा दिया हूं। एक इमेजिनरी, ये क्या है जी, इमेजिनरी पोल, जिसको आप देख तो नहीं रहे पर ये हम मानते हैं इमेजिनरी पोल घूम रहा है, तो इसको कट करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं ओवरऑल इस सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के अंदर। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आगे की वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।